युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। बहुत दिन बाद मैं बहुत तो क्या हो गया, बहुत कम ही समय होगा। उससे पहले मैं लाइव पहले भी आया था, लेकिन अब लाइव के माध्यम से मुझे आप लोगों से बहुत मुद्दों पर बात करनी है। एक पूछ रहा है, पहले मैं आज चर्चा कर लेता हूँ जिनके कमेंट आ रहे हैं। आज पहले कमेंट से चर्चा करता हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसकी कॉपी पेस्ट भी लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। लाइब्रेरियन की थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की नई भर्ती आएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लाइब्रेरियन जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की 1000+ पदों पर दोनों की भर्ती आएगी। ये लाइब्रेरियन की। और लाइब्रेरियन जो चयनित अभ्यर्थी है, इनको जिला आवंटन का लिंक अभी शुरू इसलिए नहीं हुआ कि जो प्रोविजनल परिणाम में जो चयनित अभ्यर्थी उनके दस्तावेज बीकाड़ ने नहीं पूछे। आज मैं बात करता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड में, जिससे वो दस्तावेज वहां पूछे, जिससे अगले वीक में आपका लिंक ओपन हो सके। कल मैंने निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी से मैंने फोन पर बात की थी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए भी और लाइब्रेरियन भर्ती के लिए भी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी ने कहा सोमवार को हम जिला आवंटन कर देंगे, यानी कि जिला आवंटन भी हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर भी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के वो आदेश जारी हो जाएंगे। और लाइब्रेरियन का ये जाने के बाद मैं अगले वीक में लिंक शुरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो ओनली काउंसलिंग वाले जो बाहरी राज्यों के जिनकी डिग्रियों की जांच के लिए टीम गई है, तो उन्होंने कहा कि इस महीने में हम उनके आदेश जारी कर देंगे। तो साथियों, इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करो। वो आपके सत्यापन के लिए, डिग्रियों की सत्यापन के लिए टीम गई है, वो लगी हुई है। और काफ़ी कि उन्होंने सत्यापन भी कर लिया, और कुछ का क्योंकि जो गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में वो लोग जा रही है, वो टीम जा रही है, तो थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन इस महीने में आपके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। मैं आज पहले मैं शुरुआत कमेंट से कर रहा हूँ, जिससे लाइब्रेरियन का मैं बोल चुका हूँ। सीईटी की जो 50% या जो मांग कर रहे हैं कॉमर्स वाले, अलग अलग लोगों का कमेंट आ रहे हैं, तो आप अभ्यर्थी मुझसे सोमवार को मिल सकते हैं। आकर सोमवार के आकर जो कॉमर्स वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, सोमवार को मुझसे 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मिल सकते हैं। कृषि प्रेक्षक का कमेंट आ रहा है कि कृषि प्रेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी। साथियों, कृषि प्रेक्षक, संगणक, पशु परिचारक और जो भर्तियां हैं, कौन सी जो सीईटी के अंदर आती है, उनकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर अब जल्द जारी होगा। आज वर्किंग डे है, आज भी जारी हो जाए, और आज जारी नहीं होता तो अगले वीक में आपकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा कि कृषि प्रेक्षक की एग्जाम कब होगी, सूचना सहायक की एग्जाम कब होगी, संगणक की कब होगी, उसमें डिटेल आ जाएगी। जब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता है आपकी भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द जारी हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए है। फायरमैन भर्ती के लिए कुछ कह रहे हैं कि वो पीटीआई भर्ती के बाद आएगा परिणाम। फायरमैन का पीटीआई भर्ती के बाद फायरमैन भर्ती का आएगा। पंचायती राज जेईएन भर्ती के लिए जो कह रहे हैं, आज 1 बजे जो वित्त सेक्रेटरी जो अखिल अरोड़ा जी से आज मीटिंग है, सीएमओ के स्तर पर, वो सीएमओ के द्वारा मीटिंग करवाई जा रही है। आज है वो मीटिंग, अखिल अरोड़ा जी से आज मीटिंग है 1 बजे। हमारा प्रतिनिधिमंडल के 1 बजे का समय उन्होंने दिया है। इसके अलावा साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मैं मांग कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं मांग कर रहा हूँ। साथियों, कभी भी संघर्ष बेकार नहीं जाता। आप लोगों के संघर्ष के बदौलत ही सरकार जाग रही है। 17 तारीख को मुख्य सचिव महोदया 1 लाख भर्तियों को लेकर, वर्गीकरण और इन पदों की संख्या को लेकर मीटिंग ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर उतर कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हो। मैसेज आता है कि 1111 फीट विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन दिया गया। इसमें पीटीआई भर्ती का तत्काल परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग देने की मांग थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग देने की मांग थी, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण की मांग थी, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने की मांग थी। और जो बेरोजगार वहां पहुंचे थे, चाहे फायरमैन हो, सीईटी सीनियर सेकेंडरी हो, उन भर्तियों के परिणाम की भी मांग थी। हमने मांग उठाई और उन सबको साथ ले जाकर अधिकारियों से बात भी की। साथियों, चर्चा का विषय जो है, एक तो मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को प्राथमिकता के साथ करवाना चाहता है। एलडीसी भर्ती के भी लोग इंतजार कर रहे हैं। साथियों, लगातार मैं कमेंट पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कमेंट तेजी से चल रहे हैं। फायरमैन का जो कमेंट आ रहा है, फायरमैन का पीटीआई भर्ती के बाद ही जारी करने की बात बोर्ड के अधिकारियों ने कही है।
रही बात बिजली विभाग की भर्तियों को लेकर, मैं मंत्री महोदय जी से मिला था। मंत्री जी ने कहा था भास्कर सावंत जी जो सेक्रेटरी हैं उनसे वो बात करेंगे, और हमें भी कहा भी मिल लेना, तो वो समय दिलाएंगे। तो भास्कर सावंत जी से मैं भी मिलने जाऊंगा बिजली विभाग की तमाम भर्तियों को लेकर। अब कमेंट जो नई भर्तियाँ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, संगणक हो, पशु परिचारक हो, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे वो सीईटी की जो आने वाली जूनियर अकाउंटेंट्स, तमाम भर्तियाँ, राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बहुत जल्द जारी होगा। मैं आपको बता दूं, या तो आज या अगले वीक में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। अब वीडियो 240 प्रयोगशाला सहायक का जो प्रोविजनल परिणाम, वो भी, यानी आज वर्किंग डे लास्ट है, शुक्रवार है, तो आज के दिन 3 भर्तियों का जो परिणाम जारी होना है, या तो आज जारी होगा नहीं अगले वीक में होगा। प्रयोगशाला सहायक का, वीडियो 240 का और सीईटी का, ये 3 महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो अगले वीक में। और आपको बता दूं, पीटीआई भर्ती पे मैं चर्चा करूंगा, अध्यापक भर्ती पे भी मैं चर्चा करूंगा। पीटीआई के कई कमेंट आ रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इसलिए उनका नाम अभी क्यों नहीं ले रहा पीटीआई भर्ती और अध्यापक भर्ती को लेकर, क्योंकि मैं पहले कमेंट का जवाब दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा। सीईटी वाला सोमवार को अभ्यर्थी मिल सकते हैं, जो मुझे कमेंट कर रहे हैं सीईटी को लेकर, सोमवार को 11 बजे कार्यालय मिल सकते हो। कृषि परीक्षा का मैं बोल चुका हूँ, और सेकंड ग्रेड के भी कमेंट आ रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड के आंसर क्यों परिणाम को लेकर कमेंट आ रहे हैं। मैं मदद करूंगा, आप लोगों की मदद करूंगा, चिंता ना करिए, मैं आप लोगों की भी पूरी मदद करूंगा। आइए एग्जाम का कैलेंडर में आ जाएगी भाई। रीट में 60,000 करने को लेकर कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यदि राज्य सरकार 60,000 पद करती है तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का अच्छा निर्णय होगा। लेकिन मैंने 2 बार मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और सचिव के सामने बात रख चुका हूँ। उन्होंने विभाग में रिक्त पद नहीं होने की बात कहकर उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया। मैंने रखी है बात, ऐसा नहीं, जब आप साथ रहो या ना रहो, मुद्दा मुझे ध्यान देता है। फिर भी मैंने आप लोगों की मजबूती से वहाँ बात रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पद खाली नहीं है, कोई सेकंड ग्रेड का प्रमोशन का मामला कोई न्यायालय में चल रहा है, यदि वो न्यायालय से हल हो जाता तो पद खाली होता तो हम बढ़ा देते हैं। उन्होंने ये कहते ही खारिज कर दिया। मैंने कहा 12,000 की घोषणा की है, बोले 12,000 की भर्ती अभी नहीं आ रही है, 12,000 पदों पर, उसमें समय लगेगा, क्योंकि हमने वो 12,000 पदों की जो गणना कर रहे हैं वो है जो रिटायर्ड होने वाले हैं 6 महीने और साल भर में। ये बात उनका कहना था सीएमओ के अधिकारियों के लिए। तो 60,000 के मैं कभी खिलाफ नहीं था। यदि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो सरकार का अच्छा निर्णय होगा, मैंने पहले भी सपोर्ट किया था। लेकिन ये न सोचे कि मैं खिलाफ, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो इस चक्कर में, दूसरी बात, मेरे पास भर्तियों के और मामले, उन हिस्सों में मैं अध्यापक भर्ती का परिणाम हो, चाहे वो पीटीआई भर्ती हो, और चाहे 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, भर्ती परीक्षा को कैलेंडर हो, उसमें मैं बिजी हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में भी मैं आज वित्त सेक्रेटरी जब अखिल अरोड़ा जी से बात होगी मैं बात रखूंगा। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक है, आपके 3rd ग्रेड है, पीटीआई है, लाइब्रेरियन, ये बात तो मैं रख ही रहा हूँ। सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार ने शिथिलता नहीं दी, लेकिन उसके बदले में वादा किया था नई भर्ती के लिए। मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, यदि कंप्यूटर अनुदेशक नहीं भर्ती, जो नई भर्ती नहीं आती है, पंचायत राज जैन भर्ती नहीं आती है, और जो अन्य जिन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं होते, तो आप चिंता न करिए, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा सबसे पहले मैं खोलूंगा और चुनावों में सबसे पहले खिलाफ प्रचार मैं करने जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो लाइव है, सेव कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं सरकार के पॉजिटिव हूँ, सीएम साहब से मिल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, सरकार से अच्छी बन रही है, तो कई लोग ये सोच रहे हैं मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ। लेकिन वो मेरी रणनीति को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं केवल युवा बेरोजगारों की 1 लाख प्रतिदिन भर्ती को पूरी करवाने के लिए, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, विभाग वाइज वर्गीकरण करके इनकी विज्ञप्ति और कैलेंडर जारी करवाने के लिए, मैं केवल युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाने के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। और कई बार पॉजिटिव होकर, नॉर्मल होकर, प्यार से काम करवाने की आवश्यकता पड़ी तो करवाना चाहिए, जिस नीति पे मैं चल रहा हूँ। मुझे युवाओं के काम करवाने हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप किस नेता के साथ हो, आप रैली में नहीं शामिल हो रहे कभी, तो साथियों मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, मेरा लक्ष्य, मेरा मिशन 2023 है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग करवाना, जिसमें अध्यापक भर्ती 48,000 पदों पर है, उस भर्ती को जुलाई अगस्त तक पूरी करवाने का लक्ष्य है। वहीं पीटीआई भर्ती को जून एंड और जुलाई तक ज्वाइनिंग दिलाने का। तो तमाम 1 लाख भर्तियों को जो सितंबर के बाद अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी उससे पहले पूरी करवाने का लक्ष्य ये मेरा है। इसके अलावा 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवा के विभाग वाइज उनका कैलेंडर विज्ञप्ति जारी कराने का मेरा लक्ष्य है, और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने। और जो आने वाले चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो,
जाति और धर्म के आधार पे ना हो, ये मेरा लक्ष्य है। और उसके बाद 13 जनवरी 2024 को भाग्य दो संस्था गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, गरीब बेटियों की शादियां कराना, उस भाग्य दो संस्था में चला जाऊंगा। यार 12 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियां, 1 लाख जो ये भर्तियां हैं जिनका कैलेंडर जारी करवाना और पेपर लीक माफियों के खिलाफ लड़ना, खात्मा, उसके लिए मैं लड़ूंगा, देख लिए। और ये कब तक है? अक्टूबर में आचार संहिता लगने के बाद सारी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो मेरे पास भी अक्टूबर तक का समय है आप लोगों की तमाम मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो अक्टूबर तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने युवाओं का महत्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि सरकार को एहसास करवाना है, नेताओं को एहसास करवाना है, पार्टियों को एहसास करवाना, युवा मजबूत है। जिधर युवा जाएगा जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। यानी कि चुनाव में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, युवाओं की अहमियत स्थापित करवाना। चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी होनी चाहिए। इसको लेकर उस समय में जबरदस्त आप लोगों के सहयोग से राजनेताओं को के सामने ताल ठोकेंगे और एहसास कराएंगे कि इस बार युवाओं के बिना ये चुनाव में वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो सितंबर तक युवा बेरोजगारों को तमाम भर्तियों के मुद्दों को लेकर सरकार से मैं लड़ूंगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य सुरक्षित हो, ज्यादा नौकरियां मिले, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने और युवाओं का महत्व स्थापित हो, चुनाव में अहम भूमिका युवाओं की हो, तो उसके लिए 3 महीने संघर्ष करूंगा। और 12 जनवरी 2024 को नया अध्यक्ष बनेगा। 13 जनवरी 2024 को मैं मेरे भागीदार संस्था, जो मैं बहुत पहले से सपना देख रहा हूँ युवा बेरोजगारों के लिए साथ साथ जो गरीब बच्चों की हेल्प करना, अनाथ बच्चों की हेल्प करना और अनाथ बेटियों की शादियां करवाना, उसमें मैं जुड़ जाऊंगा। जो मेरा अगला लक्ष्य वो है। लेकिन फिलहाल अक्टूबर तक आप लोगों के लिए ये जो जिन भर्तियों का नियम संशोधन होना है, जैसे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है ITI कॉलेज में, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है, तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज में, उसमें लॉ विभाग में शायद फाइल आज निकल जाएगी या कल, अगले वीक में फाइल निकल जाएगी। उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष मैसेज यह है कि नियम संशोधन के फाइल जो लॉ में थी, कल भी आपके विभाग के अधिकारी लॉ में के अधिकारियों से वो चर्चा कर रहे थे, उनकी मीटिंग हुई है। यदि आज नहीं तो अगले वीक में फाइल लॉ विभाग से निकल जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में जाएगी। कैबिनेट से नियम संशोधन होने के जो अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के और फिर कार्य विभाग से अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद आपकी विज्ञप्ति का रास्ता खुल जाएगा। मुझे लगता है कि हम जो प्रयास करें इस महीने में ये प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। जून महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, जो इंतजार कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत दिन से सुन रहे हैं। तो साथियों, 7 फरवरी को जब हमने RPSC के सामने लटकाए, उसके बाद वो नियमों की जो फाइल गई हुई थी वो अनुमोदन होकर यहाँ आई है। और अब प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इसका प्रयास का फल भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। यानी कि मेरा प्रयास होगा जून में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने का। अब मैं कृषि प्रेक्षक इन तमाम भर्तियों के बारे में मैं बोल चुका हूँ। पंचायत राज्य भर्ती को लेकर आज मीटिंग है। साथियों, नई भर्तियों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन युवाओं को जो एक आवाज में 1500-2000 लोग कर्मचारी चयन बोर्ड इस गर्मी में पहुंच गए और विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन दिया। उसके बाद जो राजनेताओं के चमचे, राजनेता सब बौखलाए हुए हैं कि उपेंद्र यादव एक आवाज लगाता है और एक पीट करता है। यार, किसी के पास बस नहीं भेजता, खाने की व्यवस्था नहीं देता और हजारों युवा उसके साथ पहुंच जाते हैं। ये लोगों की, नेताओं की नींद उड़ी है और नेताओं के साथ साथ उनके चमचों की नींद उड़ी है जो बौखलाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे युवाओं को न्याय दिलाने का है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, क्योंकि मेरे साथ राजस्थान के लाखों युवा हैं, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है। इसलिए लड़ूंगा और जीतूंगा, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जितना जो करना वो करिए, खुला चैलेंज देकर कह रहा हूँ, क्योंकि सत्य में उजेते, सत्य को कोई नहीं हरा सकता। अब मैं रीट भर्ती के लिए फिर PTI भर्ती के लिए चर्चा करूँ। मैं आज का लाइव एक अनोखा है, क्योंकि इस लाइव में मैं कमेंट को पढ़ कर, यानी कि उसका जवाब देते हुए लाइव इस बार मैं कर रहा हूँ, लाइव सेशन है। वीडियो 240 के लिए मैं बोल चुका हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए मैं बोल चुका हूँ। अब मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के लिए बोल रहा हूँ। साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम के लिए जब हमने 10 मई का ऐलान किया, आप गौर से सुनना, जो पढ़ने वाले हैं, जिसको नौकरी का इंतजार है, जो सपना देख रहा है, वो तमाम साथी अब गौर से इस बात को सुनना। तब बहुत लोगों ने ये कमेंट किए कि नहीं, 15-20 मई को तो वैसे परिणाम आ रहा है, 10 मई को कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कमेंट किए, लोगों को रोकने की कोशिश की,
बहुत कमेंट किया, और आज वही कह रहे कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा, लेट क्यों जा रहा है। यही लोग, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है आपकी भर्ती परीक्षा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो फर्जी आईडियो से, लड़कियों के आईडियो से ट्विटर चला रहा है, और उनका काम केवल फॉलोअर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ। उनके आइडिया चेक करना आप, बेरोजगारी के मुद्दों के अलावा किस किस पार्टी को, किस किस नेता को वो सपोर्ट करते देखना आप। इसके अलावा ये देखना, वो रोज फॉलोअर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ, वो केवल ये कमेंट करें, उनका काम यही है। बहुत से लोगों को तो मैंने ब्लॉक किया, और उनके मिर्ची इसलिए लगी हुई मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे आवश्यकता नहीं फॉलोअर की, कि गंदगी की सफाई करना आपका मेरा कर्तव्य है, चाहे गंदगी सिस्टम में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो। ब्लॉक कई लोगों की, और आगे भी करूंगा। मुझे फॉलोअर बढ़ाने की मुझे शौक नहीं है। लाखों राजस्थान के युवा चाहते हैं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बहुत आगे हूँ, बहुत फॉलोअर है। इसलिए उनकी सफाई आप भी करना, क्योंकि वो फर्जी आइडियो से नेताओं के चापलूस, रद्दी गैंग के सदस्य, वो बहुत कुछ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अध्यापक भर्ती के जो परिणाम के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को, साथियों 10 मई को करीब 125 लोग आपके लोग आए थे। हजारों लोगों में से 125 लोग आपके लोग आए थे अध्यापक भर्ती के। पीटीआई भर्ती के सबसे ज्यादा थे। ये चीज 125 लोगों को मुझे कैसे पता चला, जो आपके अभ्यर्थी जो रूपाराम और अन्य साथी जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साइड में बिठाकर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया था, कितने लोग कहाँ से आए। तब मैंने उनको पूछा, 110 115 पता नहीं कितने बताया, 125 करीब वो बता रहे थे इतने लोग आए हैं। और उन 125 लोगों को पता है कि मैंने प्राथमिकता के साथ उनकी आवाज अधिकारियों के सामने भी रखी है, और प्राथमिकता के साथ उनकी आवाज मीडिया में भी रखी है, जो सबको पता है। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री जी से स्पेशल उन लोगों की अलग से मीटिंग भी करवाई है। साथियों, अध्यापक भर्ती के जो परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, 2012 से लेकर जो तमाम भर्तियां हुई है, 2016, 18, 21, हर भर्ती में मैंने साथ दिया। 18 वाली भर्ती को कैसे मैंने पूरी करवाया, आप मेरे सोशल मीडिया पर देख सकते हो। यही लोग अटकाने वाले, यही आचार संहिता में ले जाने वाले, यही लोग थे, लेकिन उस भर्ती को बचाया, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवाई, सब तब उन लोगों के मैं साथ था। आज भी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में हूं। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से उस समय बात हुई, 2 आरएस अधिकारियों से समय बात हुई, जो कर्मचारी चयन में जो कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके बाद कल चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से बात हुई, और कल शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने उनको फोन किया था, और शिक्षा मंत्री जी ने उनको फोन किया था, तो उन्होंने ये कहा कि मई के एंड, आज जून के फर्स्ट सप्ताह में हम परिणाम जारी कर देंगे। साथियों, एक चीज बताओ, हमें कल मई के लिए आश्वासन दिया था, मैंने ट्वीट किया था, परसों दिया था, और कल मंत्री जी से बात हुई। आपको झूठ बोलना, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए आप लोगों ने पहले बोला था, तो इस चीज का खंडन मैं बहुत पहले कर चुका हूं। अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक 2 कारणों से मैंने बोला था। एक कारण तो यह था कि उस समय चेयरमैन का ही कहना था कि आपत्तियां ज्यादा नहीं आई तो हम फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे, लेकिन 78,000 आपत्तियां आने के लेट हो गया। दूसरा कारण है, अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस समय फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को जगाना जरूरी था, क्योंकि उस समय लोग मांग कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले जारी किया जाए, उनकी ज्वाइनिंग पहले की जाए, जिससे थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों को फायदा हो। इसलिए मैं जानबूझ के फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए लगातार मैं बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था कि जिससे आप लोग जागो और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आए। उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ताम झाम यानी कि आपने बड़ा माहौल बनाया और आवाज उठाई, क्योंकि आपको जगाने के लिए। और जगाने के साथ साथ चेयरमैन ने बोला था कि जो हर भर्तियों में आती है, इतनी आपत्तियां नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, आपत्तियां इतनी आ गई तो इसके निस्तारे में वो लग गए और बोर्ड ने समय लगाया आपत्तियों के लिए। मान लो अप्रैल महीना, तो मैं इस बात को गलत नहीं मानता, क्योंकि आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में लोगों ने ले जाकर कोर्ट में उस भर्ती को जिस प्रकार रुक गई है, तो काफी लोग अभी भी तैयार बैठे। परिणाम जारी होने के बाद, आज इस बात को नोट कर लेना, परिणाम जारी होने के बाद एक गैंग बनी हुई है, जिसको आप रद्दी गैंग कह सकते हो, भर्ती अटकाऊ गैंग कह सकते हो। जो लोग सोशल मीडिया पर जो माहौल बना रहे हैं, आप बताइए, हजारों बेरोजगारों में 125 बेरोजगार अध्यापक भर्ती का है, और वही उनको वेटेज मिला जो पीटीआई भर्ती को मिला। आपकी मांग मजबूती से उठाई, आपकी वार्ता मजबूती से करवाई, मंत्री से और अधिकारियों से आपकी वार्ता करवाई, अलग डेलीगेशन को मंत्री से अलग मिलवाए, अलग पीटीआई का अलग मिला, आपका अलग मिला, और हर सवाल का जवाब मंत्री जी ने दिया, मंत्री जी के सामने बिठाकर आपकी बात करवाई। अब 10 मई को अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को क्या लाभ हुआ, मैं आपको बता दूं साथियों। कई लोग कह रहे हैं
मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया था कि जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाए। कई लोग कह रहे हैं कि हर भर्ती में जिला स्तर पे होते हैं, तो मुझे आप बता दो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा का, एक भी भर्ती परीक्षा का उन्होंने जिला स्तर पर करवाया है क्या? क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट पात्रता ली, उसके बाद थर्ड ग्रेड की जो फोरम, जो 2021 की बात कर रहा हूँ, बीकानेर निदेशालय ने करवाया, तो उनके द्वारा ही जिला पर दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया गया था। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, परिणाम जारी करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया है और विभाग से कर्मचारी लेकर और दस्तावेज सत्यापन का काम उन्होंने जयपुर में करवाने का काम किया है। जिला स्तर पर नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड अपने नियमों में बदलाव करे, क्योंकि 48,000 इंटू जो 2 यानी कि 96,000 जो लोग हैं, इन बड़ी संख्या है, तो उसमें समय लग जाएगा। जयपुर में कराएंगे तो बाहर करवाए तो सबसे अच्छी चीज जो निकल के आई साथियों, मान लीजिए परिणाम 20 या 25 मई तक आ जाता इस महीने में, तो आप लोग बहुत खुश थे, ठीक है ना। और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया धीरे से करवाते, वो मान लो यहाँ करवाते अपने नियम अनुसार और उसमें 2-3 महीने लगाते, क्या वो आपको मंजूर था? आज ये 5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अंतिम समय स्तर पर आपका काम चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से कोर्ट में ना उलझे, कोई ले जाकर जो गैंग है कोर्ट में न अटकाए। मैंने इसलिए, आप ध्यान से सुनना, अध्यापक भर्ती की जो अभ्यर्थी है इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा मई के अंतिम सप्ताह में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट में आता है तो वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि साथियों 1 जून से जुलाई तक, 1 जून से जून महीना पूरा न्यायालय का जो बेंच होती है ग्रीष्मकालीन के अलावा न्यायालय कोर्ट बंद रहेगा, अवकाश रहेगा। जो रद्दी गैंग जो इस भर्ती को लटकाना चाहेंगे वो जून महीने में कुछ नहीं कर पाएगा, और जून महीने में हम काफी प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। और ये जो लोग आज कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात 10 मई का एक ये फायदा हो गया, उन्होंने ये कहा कि आप सोच रहे हो उससे ज्यादा तेज गति से हम दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। यानी कि साथियों, एक तो 10 मई को जाने से एक तो सरकार के संज्ञान में मामला आया, एक शिक्षा मंत्री जी ने के सामने आपके अभ्यर्थियों ने कहा कि साहब आचार संहिता में भर्ती अटक जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हम चाहते हैं, और हम लोग आचार संहिता यानी कि जो अक्टूबर में लगेगी, हम सितंबर से पहले ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो साथियों, शिक्षा मंत्री जी ने पॉजिटिव कहा और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हम तत्काल, हम लोग चाहते हैं परिणाम के साथ आपका कैलेंडर जल्द जारी करके आपका दस्तावेज सत्यापन करवाकर, और जल्द से जल्द, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला था उनके बाद वहां से उनके पास फोन भी आया था कि सीएमओ से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं, सरकार चाहती है। तो साथियों 10 मई को आप लोग पहुंचे तो एक तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी, और एक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सितंबर से पहले जुलाई अगस्त में आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाने की। यानी कि जो आचार संहिता का डर था उसके लिए साफ मना कर दिया कि हम उससे पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। जो तमाम लोग पूछे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो लोग सच्चाई जरूर बताई इन लोगों को जो घर बैठे थे, जो लोग माहौल बना रहे हैं। मैंने पूरा उस गर्मी में, खुले में, उस गर्मी में मैं वहां आप सबके बीच में खड़ा रहा, उस गर्मी को सहन के आपके बीच में खड़ा रहा। 1111 फीट का इतना लंबा ज्ञापन हुआ, अतिरिक्त जो भी खर्चा जो भी हुआ, जो मेरे साथियों ने जो किया, लेकिन अध्यापक भर्ती के किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि इतना बड़ा ज्ञापन बनाया कि आप इसमें सहयोग करिए। ना मैं किसी को कहता हूँ, ना कहा, ना कहूँगा, 11 साल में नहीं कहा। मेरा काम ये नहीं है कि पेटीएम फोन पे ये डालें, नहीं डाला, न डालूंगा। मैं निस्वार्थ युवाओं के बिना स्वार्थ के आप लोगों की सेवा करता हूँ। वहां मैं खड़ा रहा धूप में, और क्या क्या वार्ता मैंने आप लोगों को बता दिया। इसलिए साथियों, यदि आपको सच किसने बताया, मई एंड और जून के प्रथम सप्ताह के लिए शिक्षा मंत्री जी को चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी ने बोला, हमारे सामने उन्होंने कल फोन किया था। इसलिए आपको सच बताना मेरा कर्तव्य था, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकता। लेकिन यह भी सत्य है, पीटीआई भर्ती हो चाहे अध्यापक भर्ती हो, जो तमाम भर्तियां हैं उनकी ज्वाइनिंग तक मैं ही साथ रहूंगा। जो लोग सोशल मीडिया पे माहौल बना रहे हैं वो एक भी साथ नहीं आएगा। आपने देख लिया होगा, जब वो लोग वहां इकट्ठे हुए तो वो 125 लोग निकले और माहौल बनाने वाले 1000 थे, लेकिन नहीं पहुंचे। और जैसे ही आप संकट में आओगे, आपकी ज्वाइनिंग का मामला आएगा, जहां भी कहां आप संकट में आओगे तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। ये केवल सोशल मीडिया के वीर हैं, रजाई वीर हैं, इनसे आप बच के रहे। क्योंकि 12 से लेकर अभी तक जितनी भर्तियां हुई उसमें मैंने हर युवा का साथ दिया। तो आप लोग चिंता ना करें,
7 जून का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं, उस समय भी आप लोगों को मैं मिलवाने की कोशिश करूंगा। यानी कि मेरा और आपका लक्ष्य है ये भर्ती नहीं अटके और जून जुलाई अगस्त तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। और अगला वीक हो सकता है, हम प्रयास कर रहे हैं मई महीने में भी। इसलिए साथियों आप आए, आप जो संघर्ष किया उस व्यर्थ में नहीं गया। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये रहा। 2000 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, अभी 2000 से ज़्यादा देख रहे हैं। तो साथियों अध्यापक भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन सबको धन्यवाद। आप एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपवादों की तरफ मत ध्यान देना, रति गेंद की तरफ मत ध्यान देना। जब भी कोई दिक्कत होगी आपके साथ में रहूँगा। आप संतुष्ट थे, मुझे तो बाद में आप लोगों ने फ़ोन करके आपके साथियों ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सोचा था कि इस भीड़ में हमारी आवाज़ दब जाएगी, लेकिन आपने प्राथमिकता दी, हमारी आवाज़ उठाई और हमें शिक्षा मंत्री जी से बात करवाई, आमने सामने बिठा के करवाई। तो साथियों जितनी मदद हुई मैंने की है और आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने के लिए भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी वादा करता हूँ आप लोगों के साथ रहूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पीटीआई भर्ती के लिए। पीटीआई भर्ती के जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, विशेषकर मेरी बात सुनना। आप सोचिए, इनकी आइडिया आप जानते हो, जो लोग शुरू से आपकी भर्ती को रोक रहे थे और कल से ये फिर वो कर रहे हैं आप लोगों की एकजुटता तोड़ने के लिए। इसलिए मैंने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कि क्या मंत्री जी से बात हुई, उसमें क्या निकला, अधिकारियों से बात हुई, चेयरमैन से मिले, क्या निकला वो मैं नहीं बता रहा। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर चीज़ में वो फ़ायदा उठाते हैं। मेरा लक्ष्य यही है। लक्ष्य क्या, आप लोग जुलाई में स्कूलों में होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जितना दम इनमें लगाना है वो लगा ले, लेकिन परिणाम इसी महीने में आएगा। पूछ रहे इस महीने में कब आएगा, वो मुझे पता है कब आएगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि परिणाम जारी होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्या बातें आपसे छुपाई थी। लेकिन जो कुछ निर्णय लिया आपके हित में लिया है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये चुनावों तक ही ज्वाइनिंग नहीं हुई, ये चाहते हैं कि स्टे ले लें हम और भर्ती को अटकाते हैं। स्टे आने के बाद 5-6 महीने तक तो स्टे नहीं टूटता और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, वो नई सरकार आएगी तो हम मांग ये करेंगे साहब इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, इस भर्ती को रद्द कर दो और दोबारा से करवा दो हम आपके साथ। इनकी जो रणनीति अलग है, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ना, ये करते हैं ना, उससे पहले तो मैं सोच के छोड़ देता हूँ। ये लोग जाएंगे और जुलाई में हम इन लोगों को स्कूल में पहुँचाएंगे। कोशिश रहेगी जून के एंड में ही ये स्कूलों में जाए, जून के एंड में। क्योंकि साथियों मई में परिणाम जारी होने के बाद आपके दस्तावेज पूछेंगे बीकानेर, वो भी जांच करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि बोर्ड से परिणाम आने के बाद विभाग के द्वारा मैं फास्ट काम करवा दूंगा। तो साथियों जैसे परिणाम जारी होगा मंत्री से मिलकर और उसको प्रक्रिया को आगे तेज गति से करवा देंगे। यानी कि जून का महीना, परिणाम तो मई में आ जाएगा, जून का महीना पीटीआई भर्तियों के लिए खुशियां देने वाला होगा। जुलाई में आपको, जून एंड जो जुलाई में आपको आपके सपने पूरे जाएंगे। लेकिन साथियों जो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मैं कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा कि हर चीज़ वो आपके जो अटकाने वाले जान लेते हैं, फिर उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने मेरे पे हमेशा विश्वास किया, बड़ी संख्या में भी आते हो, तो थोड़ा विश्वास बनाए। क्योंकि कल भी मंत्री जी से आपके डेलीगेशन की केवल अध्यापक भर्ती का एक अभ्यर्थी था, वो इंतजार करके चला गया क्योंकि मंत्री जी लेट हो गए थे। 12 बजे आने थे, वो लेट आए थे 1:30 बजे। तो वो उस गर्मी में इंतजार करके अध्यापक भर्ती का वो डेलीगेशन में सदस्य तो निकल गया, लेकिन हम बैठे थे। और फिर पीटीआई के अभ्यर्थियों के लिए बात हुई। पहले पीटीआई के लिए चेयरमैन साहब ने, हरिप्रसाद चेयरमैन साहब को बोला उन्होंने, बीडी कला जी ने, और फिर अध्यापक भर्ती के लिए बोला। दोनों भर्ती के लिए उन्होंने बात की थी। तो पीटीआई भर्ती का परिणाम आप देखते रहना वेबसाइट की, इसी महीने में जल्द आएगा। और आप चिंता ना करिए, जो वादा कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाने का, जून एंड जुलाई में, वो वादा पूरा करूँगा। तो आप लोग इन लोगों से बचकर रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पीटीआई वालों के लिए मैंने ऑडियो डाल दिया था और ऑडियो आप सुन चुके हो, और मैं ज़्यादा इससे पीटीआई भर्ती के लिए इसलिए चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अब उन लोगों का परिणाम जारी करवा कर ही फिर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पीटीआई भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा केवल आपके भविष्य के लिए, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी एकजुटता के लिए, आपके संघर्ष के लिए, और आप जितना साथ दे रहे हो, धन्यवाद। आप वास्तव में वो धाकड़ और आप मजबूत व्यक्ति हो। तो जल्द ही आपके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा। अब मैं और कमेंटों पर चर्चा करूंगा। पीटीआई भर्ती के लिए मैं चर्चा कर चुका हूँ, चिकित्सा इसकी विद्युत विभाग की, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, जो भर्तियां हैं एलडीसी सहित, नई भर्तियों के लिए मैं
ऊर्जा मंत्री बहु सिंह बाटी जी से मिला था, वो भास्कर सावंत जी से बात करें, और मैं भास्कर सावंत जी से भी जल्द जाकर आपके साथ मिलूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी भर्तियों के लिए। सीईटी सीनियर का परिणाम, सीईटी सीनियर का परिणाम या तो आज आ जाएगा या अगले वीक में आएगा, या तो आज या अगले वीक में आएगा। 3 परिणाम आने हैं, या तो आ जाएंगे अगले वीक में आएंगे, यानी कि आज शुक्रवार है, शनिवार संडे नहीं तो फिर अगले वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। सेकंड ग्रेड की अभी तो मैसेज आ रहे हैं, आंसर की मैं पूरी मदद करूंगा। सीईटी के जो स्कोर बोर्ड को लेकर जो कमेंट आ रहे हैं, वो सोमवार को 11 बजे मुझसे मिलना, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो फार्मूला तय करके, और वो कर्मचारी चयन बोर्ड को कार्य विभाग ने फार्मूला तय करके जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स यानी कि उसके निर्देश कर्मचारी चयन बोर्ड को कल भेज दिए हैं, कल भेज चुके हैं वो। प्रयोगशाला सहायक के जिला आवंटन के लिए मैं कमेंट कर चुका हूं। कल गौरव अग्रवाल जी निदेशक मोदी जी से मेरी कल फोन पे बात हुई थी, 1:30-2 बजे करीब बात हुई, 2 बजे करीब बात हुई होगी, 2:45 मैंने ट्वीट किया था, आप समय देख लेना। तब उन्होंने ये कहा था कि सोमवार को जिला आवंटन कर देंगे। अब लाइब्रेरियन वालों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पीटीआई के लिए मैं बोल चुका हूं, पीटीआई वालों दिल में हो तुम चिंता ना करिए। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण विभाग वाइज उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। 17 को मीटिंग है, आज अखिल अरोड़ा जी से 1 बजे हमारी मीटिंग है, वहां भी मैं चर्चा करूंगा इन भर्तियों को लेकर। पंचायत राज जिनकी है, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रोग्रामर की बता रहे हैं कि यही विभाग में ही अभ्यर्थना पड़ी है, तो सीएमओ में इस संबंध में भी मैं चर्चा करूंगा, प्रोग्रामर भर्ती के लिए भी। जेडीए की, हाउसिंग बोर्ड की, ये मुझे सब पता। आज की मीटिंग में आपके जो साथी आ रहे हैं, हम आज मजबूती से आपकी मीटिंग में बात रखेंगे पंचायत राज जैन भर्ती को लेकर। हाँ, कमांड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम कब तक होगी, ये कैलेंडर आ जाएगा, या आज या अगले वीक में आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मैं साफ बता दूं। रीट के लिए मैं बोल चुका हूं, नई एसआई की वैकेंसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। 1 लाख भर्तियों में एसआई भी होगी, आरएस भी होगी, और तमाम विभागों कई भर्तियों की आपको पता लगेगा। तभी तो मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि विभाग वाइज वर्गीकरण किया जाए, यानी कि कौन से विभाग में कौन सी भर्ती कितने पदों पे आएगी, इसकी लगातार मैं मांग उठा रहा हूं। साथियों, इस गर्मी में भी आपने देखा होगा कि अभी 10 मई को भी हजारों की संख्या में इस गर्मी में भी मैंने आपकी आवाज बुलंद की है। आपका एमएलए है, आपका एमपी, आपका पार्षद, आपका नेता, कोई नहीं है साथ। आपकी सबकी आवाज मैं बुलंद कर रहा हूं, उठा रहा हूं इस गर्मी में भी। उसके बावजूद भी पेपर लीक माफिया, नेताओं के चापलूस, रद्दी गैंग, सब लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ ट्रोल करने में वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, काम से भी चर्चा है, संघर्ष से भी चर्चा है, और विपक्षों, जो रद्दी गैंग और जो इन फालतू लोगों में, इन लोगों में भी कम से कम आज और कराओ, कल और कराओ, रोज ट्रेंड कराओ, कम से कम चर्चे तो होंगे, जानेंगे ये लोग कौन है जो चर्चे हो रहे हैं। चर्चे उसी के होते हैं जो काम करता है, रजाई में सोने वाले नहीं होते। लेकिन मैं आप सब तमाम लोगों से कह रहा हूं कि आप देखिए, आप सबके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं इस गर्मी में भी, फिर भी देखो आप लोगों के लिए ये इनाम, ये लोग पीछे पड़े हैं। लेकिन आप मेरी ताकत हो, 5%, 2%, 1% ये होंगे, लेकिन 95, 96, 97 इतनी प्रतिशत में लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, साथ है। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि एक ही आवाज में लोग पहुंच जाते हैं। यहां लोग 10-10 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, यहां कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी मेरे लाइव के बाद कई चीजों के लिए ट्वीट करके डाल देंगे कि साहब लाइब्रेरियन की 1st, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड भी आएगी, साहब कैलेंडर भी जारी होगा। वो कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते हैं क्योंकि उनमें दम नहीं है। यहां सीधे लड़ने का भी दम है, संघर्ष करने का भी दम है, तभी सरकार हमें मिलने के लिए बुलाती, बात करती है। गुलाम मैं किसी का नहीं, डरता किसी के बाप से नहीं हूं, सीना ठोक के युवाओं के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। ये सरकार भी जानती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पिछली सरकार में भी संघर्ष किया था, इस सरकार में भी संघर्ष किया, और अब संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए। मेरी पार्टी मेरी युवा है। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूं, स्टेनोग्राफर के नियम संशोधन जल्द हो, इसके लिए मैं बात करूंगा। 1st ग्रेड की भी आएगी नई भर्ती और 2nd ग्रेड की भी आएगी नई भर्ती। भाई पानी पिलाना एक बार, प्यास लग रही। सीओचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर कल भी मैंने ट्वीट किया था कि आखिरकार इस मामले को कौन दबा रहा है, जब सीओचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक के सारे सबूत हमने दे दिए थे, क्यों दबाया जा रहा। यह बात भी मैंने कल भी रखी थी और हमेशा रखता रहूंगा। कृषि प्रेक्षक के लिए बोल चुका हूं, 2nd ग्रेड की पूरी मदद करूंगा आंसर की। मैं बात करता हूं आरपीसी सचिव से, और आज
2000 से ज़्यादा लोग अभी मेरे लाइव जुड़ रहे हैं, अभी 18 से ज़्यादा लोग, 1800 से, आप देख लीजिए। उन लोगों के लिए रद्दी गैंग जो नेता हैं, क्योंकि चुनौती उनके लिए हो चुका हूं, क्योंकि 2023 में चुनाव आ गया नवंबर दिसंबर में, और युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं। और 7 जून को जयपुर में युवा बेरोजगार महासम्मेलन एक ऐतिहासिक होगा, और राजनीतिक पार्टियों को यह कहना पड़ेगा हम युवाओं के लिए लड़ेंगे, हम भर्तियां निकालेंगे, हम यह करेंगे, क्योंकि युवाओं की ताकत का एहसास 7 जून को जयपुर में हम सब युवा मिलकर कराएंगे। ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, जो सत्ता पक्ष जो अभी वर्तमान में सरकार है उसको भी मजबूर करेंगे युवाओं की ताकत दिखाकर 1 लाख प्रतिदिन भर्ती को तत्काल पूरी करने के लिए, और 1 लाख भर्ती का वर्गीकरण करके उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए, और पेपर लीक मुक्त राजस्थान करवाने के लिए। और जो और अन्य पार्टियों और नेता हैं उनको भी अपनी ताकत दिखाकर उनको युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग उनको विवश कर देंगे, क्योंकि इसलिए विवश कर देंगे कि युवाओं की वोट की ताकत बढ़ी होगी 2023 में। और उनको यह कहना पड़ेगा कि युवाओं का हमें साथ चाहिए, युवाओं को हम न्याय दिलाएंगे, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएंगे। उस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि युवाओं की अहमियत स्थापित हो, सभी तमाम राजनीतिक पार्टियों में, राजनेताओं में अहमियत स्थापित हो, और वो लगे कि इस बार युवाओं को हम कैसे बुनाए, युवाओं की सब लोग कहे कि हम हमारे हर पार्टी हर नेता ये कहे हम इस युवाओं के लिए ये करेंगे ये करेंगे, और युवा देखेगा कि देखिए इस बार हमारी अहमियत स्थापित है। हर बार क्या होता है, जातीय धर्म पे वोट लेकर युवा बढ़ जाते हैं, बरगलाया जाता, भ्रमित किया जाता, लेकिन जब युवा एकजुट होगा, एहसास करवाएगा कि युवा उसी के साथ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये नेता अपनी पॉलिसी बनाएंगे और रणनीति बताएंगे कि हम युवाओं के लिए करेंगे, हम युवाओं के लिए किया, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, हम ये करेंगे, और वो आवाज उठाएंगे, युवाओं की आवाज मुखर करने की कोशिश करेंगे जब हम लोग हमारी ताकत दिखाएंगे। वो राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, वो चुनाव लड़ने का सम्मेलन नहीं है, वो युवाओं का महत्व स्थापित करने का सम्मेलन है, युवाओं को रोजगार दिलाने का सम्मेलन है, युवाओं का भविष्य चमकाने का, भविष्य सुरक्षित करने का वो सम्मेलन है, युवा बेरोजगार महासम्मेलन, जो देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन होगा। विश्व का पहला सबसे लंबा 1111 फीट का ज्ञापन दिया गया, और देश का सबसे पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन 7 जून को जयपुर में होगा, जिसमें तमाम पार्टियों को, राजनेताओं को बुलाया गया है। उसमें कई राज्यों के भी प्रतिनिधि युवा बेरोजगार शामिल होंगे और अपने राज्यों की स्थिति बताएंगे कि हमारे ये हो रहा है। तो साथियों, 7 जून को त्रिवेणीनगर जो जेडीए का सामुदायिक भवन है उसकी परमिशन मिल चुकी है, वहां की आप तैयारी में जुड़ जाइए। हमने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। यदि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनके सामने अध्यापक भर्ती हो चाहे पीटीआई भर्ती हो, जो प्रकादीन भर्ती है, उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने की मांग उठाएंगे। मैं नहीं, उन्हीं अभ्यर्थियों को मैं मिलवाऊंगा मुख्यमंत्री जी से, और वो अभ्यर्थी अपनी बात उनके सामने रखेंगे। युवाओं की ज्यादा बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि युवाओं की बात पूछाने के लिए, पीड़ा पूछाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूं। बीजेपी के नेताओं को इसलिए आमंत्रित करूंगा कि वो केंद्र की जो भी कोई भर्ती होगी, मेरे युवा बेरोजगार, उनके सामने बात रख सके, और वो अपनी योजना बताएंगे, युवाओं के लिए वो आवाज कैसे उठाएंगे, पेपर लीक को लेकर चर्चा होगी, क्या उनकी योजना है। और तमाम पार्टियों के नेताओं को मैं आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा, वो अधिक से अधिक आए और युवा बेरोजगार सम्मेलन में पहुंचकर युवाओं को विश्वास दिलाए कि युवाओं के साथ है, उनकी रणनीति योजना क्या है रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर। इसलिए युवा बेरोजगार महासम्मेलन 7 जून को रखा गया। अब अगला टारगेट, अगली तैयारी युवा बेरोजगार महासम्मेलन के लेकर है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक कोर्ट में स्टे है, इस वजह से स्टे हटने के बाद ही उसकी आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, परिणाम और ज्वाइनिंग तभी हो पाएगी। प्रोग्राम एंड वैकेंसी के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मैं आप संगणक भर्ती कब आएगी? संगणक भर्ती साथियों मैं कह रहा हूं आज या फिर अगले वीक में कैलेंडर जारी होगा, तो उसमें भर्ती परीक्षाओं का पता लग जाएगा कि कब एग्जाम होगी, और भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जल्द जारी हो जाएंगी। कृषि प्रेक्षक भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर मैं कोशिश करूंगा, सोमवार को आयुक्त महोदय, कृषि आयुक्त महोदय जी से हम जाकर मिले, पद बढ़ाने को लेकर जो स्थिति है मैं बता दूंगा। पशु चिकित्सक भर्ती पिछले 7 महीने से फैसला सुरक्षित है, और उम्मीद करता हूं जिस प्रकार हमने बात रखी थी, एडवोकेट जनरल को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव ने फोन किया था, कल भी मेरी बात हुई थी किसी एडवोकेट से, उन्होंने कहा इस महीने में फैसला ओपन हो जाएगा। मुझे विश्वास है इस महीने में सरकार फैसला ओपन करवा देगी, जिससे पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे 900 पदों पर पशु चिकित्सक भर्ती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, AAO है, ये भर्तियां कोर्ट से निकल पाएगी। इसलिए तो पीटीआई भर्ती वाले जो अभ्यर्थी है ना, इसलिए तो उदाहरण दे रहा हूं, देखो 7 महीने से फैसला सुरक्षित है, 4 साल से भर्ती लटकी पड़ी है, इसलिए मैं पीटीआई भर्ती को, अध्यापक भर्ती को सेफ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि
1 जून को कोर्ट बंद हो जाएगा। जून का महीना आप लोगों के लिए शुभ होगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोग सेफ निकले, यानी कि इन लोगों को नजदीक गए अटकाने वाले की मंशा कामयाब नहीं हो और आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलाऊं। ये मेरी रणनीति से मैं काम कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ। अब एक आवाज में देख हजारों लोग पहुंच जाते हैं। जब लाइव अभी भी 1500 1600 1700 करीब लोग देख रहे हैं। आपने किसी मंत्री एमएलए को देखा होगा, मुख्यमंत्री के भी कई बार इतने लाइव नहीं होते हैं। इतने लोग लाइव जो जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, धरातल पे आ रहे हैं। जो धरातल पे आता है उनको पता है कि मैं धूप में खड़ा रहता हूँ, उनके बीच में खड़ा रहता हूँ और वार्ता के लिए मैं जाता हूँ। तो हर आपने देखो इस भर्ती में 5 लोग फायरमैन भर्ती के आए थे, कुछ वीडियो को आए थे, अलग अलग भर्ती का है, वो कह रहे हमें उनको भी लेके गया। मेरा करते हुए कि उनकी बात भी पूछा हूँ, कहीं ना कहीं उनका भी काम हो जाए। ऐसा नहीं कि भीड़ है उनको लेके गया, भीड़ आई, उनकी प्राथमिकता के साथ उनकी मांग तो उठा ही रहा हूँ, लेकिन जो आए उनको भी साथ लेके उनकी मांग रखी। हर युवा की आवाज उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, जो घेराव हुआ था, जो ताकत दिखाई थी, उसके परिणाम देखने ना आने वाले वीक से देखने को मिल जाएंगे आपको। आने वाले वीक से 17 मई को 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण को लेकर मुख्य सचिव महोदय मीटिंग ले रही है। कैलेंडर भी जारी हो रहा जल्द, परिणाम भी 3 भर्तियों को जल्द इस आने वाली वीक में होंगे। ये सब लोग आपकी ताकत है, ये सब लोग आपकी ताकत है जिसकी वजह से सरकार सुन रही है। फायरमैन पीटीआई भर्ती के बाद आने की बात उन्होंने कही थी, फिर फायरमैन का भी जल्द जारी करवाएंगे साथियों, फायरमैन का भी। अब मैं कमेंट फट के जवाब दे रहा हूं। 7 जून के लिए बता दिया, पीटीआई के लिए बता दिया, अध्यापक भर्ती के लिए बता दिया। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी हो रहा है साथियों। ये आरपीएससी जयपुर होती तो हम जाके खूंटा गाड़ के बैठ जाते। अब अजमेर है, मैं हालांकि 2 बार जाके आया हूं, आज फिर मैं बात करता हूं। लेकिन ये पिछली सरकार में मैं देख रहा था, इस सरकार में देख रहा हूं, ये इस तरीके से एक एक रिजल्ट निकालना, जो इनकी कार्यशैली बिल्कुल ढीली है, बिल्कुल ढीली है। लेकिन एक कमेंट आया था किसी का, हाँ मैं आपको बता दूं, जो आरपीएससी के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था, जो पुलिस अधिकारी थे एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार जी, जैसे मैं 9 तारीख को अनशन मेरा टूटा, वो 10 तारीख को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आकर मुझसे मिलकर चले गए थे। आए थे वो खुद मिलने, और जो गलतफहमी, जो गलतियां हुई, सब पे चर्चा हुई। इसलिए इस मामले को मैं भूल गया। यदि कोई खुद चलकर अजमेर से चलकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आया है और सहसम्मान से आया है, अपनी बात मान रहा है, जो गलतियां हुई, मिस्टेक हुई, वो मान रहा है कि युवा बेरोजगारों पर जो जल्दबाजी में उनका जो कुछ हुआ, उस चीज़ों को मैं भूल चुका हूँ। यदि कोई आया तो मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं बड़ों का सम्मान भी करता हूँ। गलती हर किसी से भी हो सकती है, इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि आरपीसी में उसके बाद भी गया ना, उसके बाद वो आए, प्रोटोकॉल में साथ गए, ज्ञापन दिलाए, और जब भी आवश्यकता हो मैं जाऊँगा। लाठियाँ तो मैंने बहुत खाई है यार, जेल भी बहुत गया युवाओं के लिए। जो आपसे वोट मांगने आए ना, पता है वो नेता टिकट के या चुनाव के जुगाड़ में लग रहा है, टिकट के लिए भाग रहे हैं, या अपने विधानसभा में युवाओं से, लोगों से मिल रहे हैं, और मैं 1 लाख भर्तियों को पूरी करवाने के लिए, 1 लाख भर्तियों का प्रतिदिन का पूरा रिजल्ट जारी करवाने के लिए, जिनका रिजल्ट नहीं आया, और 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण कराने के लिए मैं भाग रहा हूँ। उनके उन गरीब माँ बाप की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अपने बेटों बेटियों के लिए सपने देखते हैं। लड़ रहा हूँ मैं, लेकिन अक्टूबर तक ये मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। 2024 में तमाम युवाओं को मेरी याद जरूर आएगी, एक इंसान था जो कहाँ से तो युवा बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार एक महासंघ चलाता था, कहाँ से किराया देता था, कहाँ से भाग दौड़ कर कहाँ से खर्चा उठाता था। मैं जानता, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे मित्र, जो मेरी टीम है, जो लोग नौकरियों में लग रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया आर्थिक तौर पर भी और वैसे भी, जिसकी वजह से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ मजबूत रहा, जिसकी वजह से 11.5 साल के संघर्ष में मैंने किसी भी युवा बेरोजगार से भर्ती के नाम पे 1 पैसा नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मेरी मजबूत टीम ने मुझे साथ दिया, संकट में भी साथ दिया। कई बार आर्थिक संघर्ष में बहुत गुजरा हूँ। अभी भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय का 9 महीने का किराया नहीं दुआ, कल उनका फ़ोन आया था ऑफिस मालिक का। लेकिन मेरे साथी हैं जो कहते हैं घबराओ मत, आगे बढ़ो और युवाओं के लिए लड़ो। मैं
उन लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा जीवन भर में। और जब मैं भाग्योदय संस्था की शुरुआत करूंगा तो मैं उनकी चर्चा करूंगा कि कैसे मैंने संगठन चलाया, कैसे किन किन लोगों ने मेरा साथ दिया, आर्थिक संबल किसने दिया और किसने आगे बढ़ाया। मैं उन लोगों की चर्चा करूंगा, सरकार, पुलिस और आम जनता युवाओं के सामने रखूंगा कि जब आर्थिक के दौर पे मैं टूट गया था, हालत खराब थे, तो किसने संबल लेके मुझे संभाला। सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा कि कई लोग सोचते हैं ना, क्या रे बेरोजगार संघ तो चला रहा, पैसे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ से ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है, कहाँ से ये कर रहा है, ये बेरोजगारों से तो लेता होगा। लेकिन मैं आज लाइव में कह रहा हूँ, किसी भर्ती के लिए किसी बेरोजगार से 1 रुपये मांगा, बताइए, वो कहे वो करने के लिए तैयार। मेरी ईमानदारी को चैलेंज नहीं कर सकते। जब मुझे जेल में डाला गया था नवंबर में, मेरे सारे अकाउंट चेक करवाए गए, मेरे सारे कागज घर पे पुलिस आई, सब चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। मिला तो केवल बेरोजगारों ज्ञापन और मेरी ईमानदारी मिली। और वही ईमानदारी से आज मैं सामने हूँ, लड़ रहा हूँ, और यही मेरी ताकत है। युवा मेरी ताकत है, ईमानदारी और सत्यता मेरी ताकत है। अध्यापक भर्ती के लिए मैं बोल चुका हूँ साथियों, और रीट 2018 पूरी हो चुकी है, अब कुछ बाकी नहीं है। तो साथियों, आप लोग, आज मेरी मीटिंग है विद विद प्रमुख शासन सचिव जो है अखिल अरोड़ा जी से, उनसे मीटिंग है 1 बजे पंचायत जैन भर्ती को लेकर। और भी मैं मुद्दे वहां उठाऊंगा जो उसमें कोई भी वित्त में, क्योंकि 1 लाख भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति होगी तो फाइल जाएगी नई भर्ती, वो बात भी उठाऊंगा। नियम संशोधनों की फाइल है वो भी उठाऊंगा। कई चीजें मैं आज वहां मजबूती से आप लोगों की आवाज उठाऊंगा। 17 मई को मीटिंग है, इससे पहले डीओपी सेक्रेटरी से भी मैं मिलूंगा, आप लोगों की बात उठाऊंगा। जल्द से जल्द 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, कैलेंडर जारी हो और 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां पूरी हो। और 7 जून को मुख्यमंत्री जी के सामने जो हमारा प्रोग्राम होगा, वहां भी आपकी, मैं नहीं, आप लोगों के माध्यम से आप खुद अपनी बात रखोगे। साथियों, जून जुलाई में ही नई आरएस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। एलडीसी, न्यूज स्टेनोग्राफर, सबकी भर्तियां आएंगी साथियों। तो साथियों, ये लाइव लंबा भी हो चुका है और मुझे अभी 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय जाऊंगा। जो कोई लोग मिलना भी चाहिए तो 12 बजे मिलूंगा मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय, 12 से 12:30, 12 से 12:30, क्योंकि 12:30 वहां से मैं आधा घंटे मिलूंगा। 12:30 बजे मैं निकल जाऊंगा सचिवालय, जहाँ 1 बजे मेरी मीटिंग है। ज़्यादा समय नहीं मिल पाऊंगा। हो सके तो अभी लाइव होने के बाद मैं खाना खा के निकल जाऊंगा, तो 11:30 बजे ही कार्यालय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं 12:30 बजे तक ही मिल पाऊंगा। जो मिलना चाहिए वो आके मिल सकता है। इसके अलावा सोमवार को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे मिलूंगा। साथियों, आप सब लोग जो है ट्विटर पर अधिक से अधिक जुड़िए। आप जुड़िए ट्विटर पर, मैं ट्वीट करता रहता हूँ, सबसे पहले अपडेट करता हूँ। आप ट्विटर पर जुड़िए ज़्यादा। आप सीधा मेरा यूट्यूब चैनल है उपेन यादव सर्च करोगे, ट्विटर पे जाओगे, 9.25 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है, आप सीधा वहाँ जुड़ सकते हैं। लोग जो कॉपी करते हैं, जो लोग, उनसे बच कर रहे, फर्जी लोगों से बच कर रहो, क्योंकि आप मेरी ताकत है, इसलिए मैं सरकार से लड़ लेता हूँ और आपके पीछे मैं बड़े बड़े नेताओं से लड़ता हूँ, पूरी सरकार से लड़ता हूँ। और आपकी ताकत के बदौलत जब मुझे जेल में डालते तो हंगामा मच जाता है। और आपने देखा होगा कि लोग, विपक्षी झूठे नेता जिनको मैं खींचता हूं, पेपर लीक माफिया भोखलाए हुए हैं। पता नहीं जिस प्रकार पेपर लीक माफिया और जो जिन लोगों की मैं बैंड बजा रहा हूं वो भोखलाए हुए। हो सकता है, कई बार मैं देखता हूं, कई बार मैंने पहले भी चर्चा की थी, कई बार रात को मेरे मकान के बाहर गाड़ियां चक्कर काटती हैं, हॉर्न बजाती है, तो पता नहीं कभी भी ये लोग हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा चाहे मेरे गोली क्यों न मार दें, जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, अंतिम सांस तक युवा बेरोजगारों की आवाज उठाऊंगा, मरते दम तक। डरता किसी के बाप से नहीं, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा अंतिम समय तक युवाओं के लिए। नई रीट के लिए कह रहे हैं, नई रीट में भैया समय लगेगा, अभी पदों का कुछ अता पता नहीं है, अभी नहीं आएगी नई रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पहले आएगी, लाइब्रेरियन की आएगी। तो साथियों, ये युवाता कार्यक्रम आप लोगों के लिए था और कई चीज जो है जिसका मैं जवाब अधिकतर दे चुका हूँ, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए बोल चुका हूँ। फिर आप लोगों से फिर राजस्थान पुलिस भर्ती का भी इस कैलेंडर में आ जाएगा, परीक्षा तिथि आ जाएगी राजस्थान पुलिस का भी, तो फिर वीडियो का भी मैं बोल चुका हूँ। तो साथियों, अभी भी 1600 लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग एक चीज आप लोगों से मैं कह रहा था, मैं कोई एमपी हूं, एमएलए हूं, नहीं हूं ना, या मैंने वोट लिए किसी से, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर, या पैसे लिए किसी से, नहीं लिए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हर पल हर दिन लड़ता रहता हूं। ये जिम्मेदारी किसकी है? एमपी की, एमएलए की और उस नेता की जो आप लोगों से वोट लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना।
लेकिन वो जिम्मेदारी से विमुख हो गए। पेपर लीक है, पेपर बेचे जा रहे थे, युवा रो रहा था, भर्तियां अटक रही थी, तब कोई साथ नहीं था। बजट में भर्तियों की घोषणा नहीं की गई, कोई साथ नहीं था, किसी ने नहीं कहा घोषणा क्यों नहीं की गई। पेपर लीक, भर्तियों के एग्जाम नहीं हो, परिणाम जारी नहीं हो। अब सोचिए, एक व्यक्ति आपके लिए हमेशा सड़कों पे खड़ा मिलता है, हमेशा। और वही लोग आज षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है उपेंद्र यादव का, और उपेंद्र यादव के साथ जो लाखों युवा जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं, उनका डर लग रहा है कि ये कहेगा इस बार चुनाव में बैंड बजा देंगे ये युवा। तो वो अपने ट्रोल आर्मी, अपने लोगों को मेरे पीछे छोड़ दिया। ये आप लोगों से मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति आप लोगों के लिए सड़कों पे लड़ रहा है, 300 से ज्यादा आंदोलन, कभी लखनऊ तो कभी गुजरात, कभी शहीद स्मारक, पिछली 2 दीपावली, इस बार गुजरात में, उससे पहले शहीद स्मारक का, पिछली 2 दीपावली घर नहीं गया मैं। महीनों से घर माँ बाप से मिलने के लिए महीनों में जाता हूं। 1100 से ज्यादा अनशन, तड़पा हूं मैं, हॉस्पिटलों में, जेलों में संघर्ष किया है। लेकिन जब 13 जनवरी 2024 को मैं भागीरथी संस्था ज्वाइन करूंगा, तब उपेंद्र यादव के आप लोगों को जरूर याद आएगी। लेकिन उससे पहले मेरा जो सपना है कि 1 लाख प्रतिदिन भर्तियों को पूरी करवाना और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करके उनकी विज्ञप्तियां जारी कराना, कैलेंडर जारी कराना, और यह चुनाव पेपर लीक को लेकर, रोजगार और नौकरियों के मुद्दों को लेकर हो, प्राथमिकता युवा हो, इसको लेकर यह चुनाव हो। इसलिए मैं चुनावों तक सक्रिय होकर पूरी रात दिन मेहनत कर युवाओं का मैं तो स्थापित करने की कोशिश करूंगा, और स्थापित होगा। हर नेता को युवाओं को समर्थन मांगने के लिए वो आह्वान करेंगे। अब बहुत लोग आपकी आवाज उठाएंगे, युवाओं की आवाज मैं हर दिन कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं। ये मैं पायलट जी के लिए नहीं कह रहा, पायलट जी तो अब यात्रा शुरू कर, उससे पहले भी मैंने लाइव में आप लोगों के लिए कहा है कि देखना जैसे जैसे चुनाव आएंगे, युवाओं के लिए हर कोई आवाज उठाने लग जाएगा। लेकिन कोई भी आवाज उठा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं की आवाज मजबूत हो रही है। लेकिन जब मेरा युवा रो रहा था, सड़क पे पड़े थे, अनशन कर रहे थे, जब मैं जेल में रो रहा था, जब मुझे दूसरे षड्यंत्र में फंसा दिया, जब अनशन में मैं तड़प रहा था, वो पल, वो संकट, वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं। आप देखो गर्मी कितनी भयंकर है, पूरे दिन भर मैं गर्मी में बाहर खड़ा था। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन अधिकारी है, सब कह रहे हैं आपके पास आइडिया कहां से आते हैं, ये अलग विचार कहां से आते हैं। जब आप काम करोगे तो अलग विचार भी आएंगे, रणनीति भी होगी। क्योंकि मुझे वो मासूम चेहरे, युवाओं के चेहरे दिखते हैं, वो पीटीआई का हो, अध्यापक भर्ती का हो, सीईटी का हो, चाहे वो उसका फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, पटवारी का हो, एलडीसी का हो, आरएस का हो, स्टेनोग्राफर का हो, फायरमैन का हो, संगणक का हो, पशु परिचारक का हो, हर चीजें वो दिखती है, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर का हो। हर व्यक्ति, हर युवा का चेहरा दिखता है, उनके परिवार के सपने दिखते हैं, हर व्यक्ति के। इसलिए मैं उनके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। और जो पेपर लीक को लेकर जो सवाल कर रहे हैं कई लोग, कोई ऐसी टीम है जो, अब देखना, मैं आपको पुनः अपील कर रहा हूं, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो तो कई लोग अपील करके कहेंगे कि 5,000 रुपए दे दीजिए, याचिका लगवा देते हैं। तो साथियों, यदि एक व्यक्ति भी जाता है, 2 व्यक्ति भी जाता है, यदि रिवाइज होता है तो सबका होता है, एक का नहीं होता है। तो वो हजारों लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से बचकर रहना। ऐसे गैंग को खत्म करना हमारा प्राथमिकता है। ये लूटे नहीं, हर भर्ती में लूटते हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को बचकर रहना है। लड़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए और लड़ता रहूंगा। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता इसलिए बौखलाए हुए हैं कई कि उपेंद्र यादव आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि युवा आगे बढ़ रहा है तो उपेंद्र यादव बढ़ रहा है। उनके लिए मैं सड़कों पर रहता हूं, आगे भी रहूंगा जब तक मैं इस राजस्थान बेरोजगारी की महासंग्राम। तो साथियों, ये भर्तियां प्राथमिकता के साथ हो। आज मीटिंग है, ये घूमते हैं ना कॉपी पेस्ट, धमे तो कर लो। आज सीएमओ के स्तर पर आज मीटिंग है, मुख्यमंत्री जी से भी होती है, उनके अधिकारियों से भी होती है, क्योंकि उनको पता है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदार है, लाखों युवा जुड़े हुए हैं, लाखों युवा के माँ बाप के सपने जुड़े हुए हैं।
ये मेरा लाइव उन युवाओं के माता पिता भी देखते हैं, उन माता पिताओं को कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रखना कि आपका बेटा जब रोता है, आपका बेटा जब दुखी होता है, उनके सपनों को बेचा जाता है, जब उसकी भर्ती पूरी नहीं होती, विज्ञप्ति जारी नहीं होती, एग्जाम नहीं होता, तब एक ही व्यक्ति उपेंद्र यादव मिलेगा जो सड़कों पर है। सब पेपर लीक, माफिया, इंट्रोल आर्मी, सबकी बातें सुनकर एक व्यक्ति सड़कों पे मिलेगा। रोज कहीं ना कहीं भटकता रहता है, किसी न किसी मंत्री अधिकारी के पास जाता रहता है, साहब इस भर्ती का ये कर दीजिए। मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ भर्तियों का काम अटक जाता है तो वही उल्टा कमेंट करने लग जाते हैं, और मैं जब करवा देता हूं वही जिंदाबाद बोलने लग जाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा युवा साथियों, दर्जन भर भर्तियां हैं, लाखों बेरोजगार हैं, और आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति वो कहां कहां जाएगा? वो आरपीएस ही जाएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड जाएगा, स्वास्थ्य भवन जाएगा, सचिवालय जाएगा, कोर्ट जाएगा, कहां कहां जाएगा अकेला आदमी? मैं कार्यालय बैठकर अधिकतर लोगों को उनके सामने अधिकारियों से बात करके कुछ काम वहां निपटा देता हूं, और कुछ के साथ मैं जाता हूं, आवाज उठाता हूं, कोशिश करता हूं हर युवा को संतुष्ट करने के लिए। ये लाइव का उद्देश्य क्या है? ये लाइव का उद्देश्य है कि मैं हर युवा तक उनकी बात उनके साथ नहीं जा सकता, लेकिन उनका बात पूछने की कोशिश करता हूं, उनके जो मुद्दे हैं उनको पता लगे कि क्या किया है। उन माँ बाप तक बात पूछाने की करता हूं कि हाँ मेरे बेटे और बेटी को नौकरी कब मिल जाएगी, क्या भर्ती की चल रहा है। अब मैं सचिवालय जा रहा हूं, मैं अधिकारी से मिलूंगा, जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा क्या हुआ, क्या होने वाला है। अभी आपने देखा होगा सीईटी क्या जो मापदंड पात्रता का जो क्राइटेरिया जो फिक्स करना था, उसका लेटर किसने भेजा? कर्मचारी चयन बोर्ड में भेजा, डीओपी को, कि आप तय करके बताइए हम कैसा करें। उसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना था। कृषि परीक्षक संगठन सूचना साई के जो तमाम जो भर्तियां तो सीईटी में नहीं है, कुछ सीईटी में है उनका, और जो सीईटी से बाहर है, चाहे वो संगणक हो चाहे कृषि परीक्षक हो, इन भर्तियों का सबका कैलेंडर जारी होना था। बोले एक साथ करेंगे, लेकिन सीईटी वाला विवाद आ गया, वो कैलेंडर रुक गया। और जो सीईटी के बाद जो भर्ती परीक्षाओं का जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस भर्ती, इनका जो कैलेंडर जारी होना था एलडीसी सहित, वो विज्ञप्तियां जारी होनी थी, वो अटक गई। जैसे मुझे पता चला तो तत्काल मैं डीओपी सेक्रेटरी के पास गया, और मैंने कहा कि जो भर्तियां जो सीईटी के बाद जो भर्ती परीक्षाएं होंगी, जिनकी अभ्यर्थना, कई भर्तियों की अभ्यर्थना नहीं पूछी, एआरडी को बोलिए। मैंने कहा आरएस भर्ती की विज्ञप्ति भिजवाइए, अभ्यर्थना भिजवाइए। मैंने कहा इनका क्राइटेरिया फिक्स करके भिजवाई, और उन्होंने मीटिंग की। और मैं दोबारा मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी 1 बजे मीटिंग होगी। आप सोचिए कि जिस सीईटी के फार्मूले की वजह से, हालांकि जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इसमें प्रतिशत तो होना चाहिए थे, वो बात भी मैंने आपके अभ्यर्थियों के साथ जाकर मैंने रखी थी, और मैंने भी रखी थी, लेकिन उस बात को उन्होंने नकार दिया कि हमने विज्ञप्ति में नियम बना दिए, हम लोग संशोधन नहीं करते। कई लोग सोचते मैंने बात नहीं रखी, मैंने रखी थी। मेरा वीडियो काटकर आप डीओपी सेक्रेटरी से जाके मिल सकते हैं, हेमंत गेरा जी से, मैंने रखी थी आपकी बात। चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी के सामने भी रखी थी, कल भी रखी थी, मैंने कल भी गया था, कल भी रखी थी, लेकिन वो कह रहे हैं डीओपी ने किया, हम नहीं कर सकते, जो करना है डीओपी करना, यानी कि कार्य विभाग को करना। और मैंने कार्य विभाग के सामने भी रखी थी, नहीं करना उनके हाथ में था, लेकिन आप लोग कहने लगे कि आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो साथियों, जब कैलेंडर, भर्तियों की विज्ञप्तियां सब अटक गई, तो मैं ही भागा और डीओपी सेक्रेटरी से मिला, और वो मीटिंग करवा के, और वो फार्मूला जो भी था वो आ गया है। अब कैलेंडर भी जारी होगा, विज्ञप्तियां भी जारी होगी। जहां भर्तियां अटक जाती है, सबसे पहले मैं साथ रहता हूं। और जो पेपर लीक को लेकर, जब सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो 24 दिसंबर को जो बस पकड़ी के पेपर रद्द हुआ, लीक होगा, जो उसके बाद 28 दिसंबर को मैं शहीद स्मारक इकट्ठा हुआ, लोगों का आवाज लगाई। जो पेपर रद्द की जो मांग अब कर रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं कि रद्द कराओ, आप साथ नहीं दे रहे हो, आप रद्द नहीं करवा रहे हो, आपने कुछ नहीं किया। 28 दिसंबर का पल मुझे याद है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती के जो अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो पहले दिन आए थे कि साहब, मैंने कहा आप कल सुबह मुझे शहीद स्मारक में मिलना। 40 लोग सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी पहुंचे, 40 लोग, जो लाखों की संख्या में है, 40 लोग। मैंने कहा ये हालात ये है कि कह रहे सीबीआई जांच हो, कह रहे कि रद्द हो, 40 लोग पहुंचे। हद तो तब हुई कि जो 7 फरवरी को मैं आरपीएससी के बाहर जाकर आवाज उठाई कि पेपर लीक माफिया को पकड़ा जाए, खुलासा किया जाए, इसमें पेपर लीक करने वाला कौन था। भूपेंद्र डाका और सब सारा सबको पकड़ने की मांग मैंने उठाई, तब लाठी मिली और मुकदमा मिला। तब भी वहां सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी मौजूद नहीं था, नहीं आया, एक सिंगल सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी वहां मौजूद नहीं था, वहां फर्स्ट ग्रेड और कनिष्ठ अनुदेशक के अभ्यर्थी थे। कैसे कह सकते हो मैंने आवाज नहीं उठाई?
मैंने आवाज उठाई, सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर के लिए आवाज उठाई। मैंने कहा कर्मचारी चयन बोर्ड आ जाइए। 10-11 लोग पूछे, बोले हमारी टीम नहीं है, लोग नहीं आते। फिर क्या मैं उन्हीं चीजों को लेकर बैठ जाऊं? मेरे सामने नई भर्तियां भी है, प्रत्याधीन भर्तियां भी है, अलग अलग विभाग, बेरोजगार, उनका दर्द भी है। तब मैं उनसे आगे बढ़कर उन चीजों को छोड़कर आगे चले जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां तो कोई साथ ही नहीं दे रहा। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की आवश्यकता होती है, वहां कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं आता, तब मैं उसको भूलकर आगे बढ़ जाता हूं। और अब लोग कह रहे हैं सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी करो, परिणाम जारी करो, और मैं परिणाम आंसर की के लिए बोलता हूं, लोग गालियां देते हैं कि नहीं यार ये तो पेपर लीक माफियों के साथ है। आपको पता है जब आप लोग 28 दिसंबर 7 फरवरी को नहीं आए, अब कुछ नहीं आया, आपने कुछ ताकत नहीं दिखाई, अब कुछ लोगों का अच्छा पेपर हुआ, वो कह रहे हैं कि परिणाम जारी करो। अरे किसी को तो न्याय मिल रहा है, उस समय आप लोग आए नहीं और सोशल मीडिया पे कमेंट करते हो। मैंने हर मुद्दे को उठाया है, हर युवा की आवाज उठाई है, लेकिन जब उन लोगों को साथ देने की बात आती है वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर भी आवाज उठाता हूं, फिर भी मीडिया, सोशल मीडिया जहां भी होता है मैं आवाज उठाता हूं, आज भी आवाज उठा रहा हूं। तो मैं, जो लोग कह रहे हैं सेकंड ग्रेड को भूल गया, पेपर लीक को नहीं भूला। 7 फरवरी को लाठियां खाने वाला उपेंद्र यादव ही था आरपीसी के सामने। 28 दिसंबर को सबसे पहले आवाज उठाने वाला उपेंद्र यादव ही था शहीद स्मारक पर। सीएचओ को भी आवाज वहां डॉक्यूमेंट देने वाला उपेंद्र यादव ही था। मैंने हर युवा की आवाज उठाई है, हर व्यक्ति की आवाज उठा रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती है, जिस सरकार से हमें काम करवाना है, मान लीजिए मेरे 2 काम नहीं हो रहा, तो मैं 10 काम में से 8 कामों को नहीं रोक सकता, उस 2 को भूलकर मुझे 8 काम करवाना है, वो भी युवा बेरोजगारों के हैं। ऐसी स्थिति होती है कई बार कि अधिकारियों का विचार और लोगों की बातें, वो जो सोच वो बदल जाती है। परिस्थितियों समय के अनुसार मुझे ढलना पड़ता है और रणनीति बदलनी पड़ती है, प्यार और विनम्र होकर काम करवाने के लिए। कुछ चीजों को भूलकर झुकना भी पड़ता है। किस लिए झुका? मेरे लिए झुका क्या? डरता किसी के बाप से नहीं हूं। किस लिए झुका? केवल आप लोगों के लिए कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा हो गई, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाए, कैलेंडर जारी हो जाए। 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियां, अध्यापक भर्ती, सेकंड ग्रेड, ये आपके पीटे, इन सबको आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग मिल जाए। मैं झुक रहा हूं आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए, लेकिन लड़ता भी आप लोगों के लिए हूं, टकराता भी आप लोगों के लिए, जेल भी आप लोगों के लिए जाता हूं, अनशन भी आप लोगों के लिए करता हूं। अनशन मैंने किस लिए किया इस बार? कि युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले उसे एसएचओ को हटाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सामने उस मुद्दे को भूल गया और मुख्यमंत्री जी के सामने 1 लाख भर्तियां, प्रत्याधीन भर्तियां, युवा बेरोजगारों की मांगे रखी, उनकी मांगे रखी मैंने, यानी कि अपने उस दर्द को भूल कर, क्योंकि उस दिन बदतमीजी मेरे साथ भी हुई थी, लाठियां मैंने भी खाई थी, लेकिन मैंने रखी मेरी युवा बेरोजगारों की मांगे। हाँ, कि वो उनके काम हो। आज सरकार ने मुझे जेल में डाला, मुकदमा दर्ज किया, क्यों? गुजरात गया, उसके बाद मुझे जेल में डाला, क्यों? दूसरे मुकदमे में मुझे पुलिस ने जेल में क्यों डाला, झूठे मुकदमे में? क्योंकि मैं आपकी आवाज उठाता हूं, सरकार से टकराता हूं। लेकिन जहां अच्छा काम होता है, सरकार का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं और आगे भी देते रहूंगा। कोई सी भी सरकार की पार्टी हो जो अच्छा काम करेगा, मैं धन्यवाद देता हूं, देता रहूंगा। किए कहीं हमारी काम, मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री को। कई लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? भैया काम करवाए हैं मुख्यमंत्री जी से मैंने हाथ जोड़ के, कई जो नहीं होने वाले काम भी करवाए हैं और कई काम भी करवाने हैं। यदि किसी को काम कर, आप मुझे गाली दोगे, उल्टा बोलोगे, तो आप मेरे कार्यालय में आओगे तो आप गुस्से नहीं दूंगा आपको। जब मुझे गाली दोगे तो आप सोच लीजिए, मुझे युवाओं के काम भी करवाने, कई काम भी करवाए और करवाने, इसलिए मुझे हर परिस्थिति के अनुसार रहना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए। हालांकि गाली, उल्टा बोलना, बहुत बोलना रोज बोल सकता हूं, उससे तो कमेंट भी बहुत आएंगे, बहुत लोग समर्थन करेंगे, लेकिन कई बार उल्टा बोलना, गाली देना हमारी भर्तियों के लिए, हम लोगों के लिए उल्टा पड़ सकता है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार मैं चलता हूँ। मेरा लक्ष्य मेरे युवाओं को न्याय दिलाना, और नेताओं का लक्ष्य चुनाव जीतना, टिकट लेना उनका लक्ष्य है। जबकि जिम्मेदारी, कर्तव्य उन एमएलए का है, उस सांसद का है, उस हर नेता का है जो युवाओं के नाम पे राजनीति करे, युवाओं के नाम से वोट मांगता है। और मैं जेल, लाठियां, अनशन सब करता रहता हूं, आगे भी करता हूं। खैर कोई बात नहीं, ये पर्सनल, आप मेरे अपने हो, इसलिए आप लोगों के सामने ये मैं बात रख रहा हूं। और जल्दी एक और मैं लाइव में आप लोगों से युवाता कार्यक्रम में मुलाकात करूंगा। बहुत लंबा हो चुका है। सत्यमेव जयते, आप सत्य की हमेशा जीत होती है, आप मेरी ताकत हो और मैं लड़ता रहूंगा। और आप लोग शायद इस लाइव को देखे होंगे, उनके माँ बाप भी काफी लोग देखते हैं, युवा भी देखते हैं। सब समझदार हो, सच्चाई को आप जानोगे और जो युवाओं के नाम पे राजनीति करने वालों को आप जवाब भी दोगे और सच्चाई का साथ हो। कॉफी फेस्ट को भी आप जवाब दोगे। मिलते हैं को लाइव में। आज मीटिंग में मैं जा रहा हूँ, अभी कार्यालय में युवाओं से जो भी आएंगे उनसे मिलूंगा। सोमवार को 11 बजे
सभी जो कई युवा मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेज आ रहे हैं, उनसे मिलूंगा। और 1 बजे मेरी वित्त सेक्रेटरी जो अखिल अरोड़ा जी से मीटिंग है। तो उसके बाद मैं जब भी युवा तक कार्यक्रम आऊँगा, मैं ट्वीट करके और फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, आपको मैसेज करूँगा। और यही सोमवार को आप लोगों से मुलाकात करूँगा। जो भी स्थिति होगी मैं ट्विटर पर ट्वीट करते रहता हूँ। तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप सीधा ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हो और सीधा यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आप तक तोड़ मरोड़ कर चीज़ें आती है, लेकिन सीधी चीज़ आपके जानना चाहो तो सीधा आप इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।